स्टैचूज के बारे में। किसके बारे में? स्टैचूज के बारे में बात करेंगे। देखिए, दरअसल में आप रामानुजाचार्य के बारे में जानते ही होंगे, महान संत हुए। कौन? रामानुजाचार्य। और आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य जो हैं, ठीक है, इनकी कुछ प्रतिमाएं जो स्थापित की गई हैं इधर बीच, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना। देखते हैं, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य, ठीक। तो ये जो रामानुजाचार्य हैं, ठीक है, रामानुजाचार्य जी हैं, इनकी 3 अलग अलग प्रतिमाएं अपने देश में स्थापित की गई हैं, ठीक है। इनकी आप देखेंगे तो 3 अलग अलग प्रतिमाएं हैं जो अपने देश में स्थापित की गई हैं, ठीक है। और वो 3 अलग अलग प्रतिमाएं कौन सी हैं? तो एक है भाई, एक है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। एक है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, जी हाँ, स्टैचू ऑफ डिग्निटी। और एक है स्टैचू ऑफ पीस। क्या है? स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। ये तीनों पिछले लगभग 1-1.5 साल के अंदर अंदर, पिछले 1.5 साल क्या, 1 साल ही कहिए, पिछले 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य की ये 3 अलग अलग प्रतिमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जिसमें से अगर हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ डिग्निटी की तो ये स्थित है कहां पर? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। कहां पर? अयोध्या। सजा दो अवधपुरी नगरी के अवध में राम आए हैं, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, ठीक है। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया था। और ये जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है, इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है कि आप यह भी याद रखें कि उद्घाटन किसने किया, बट फिर भी कोई ऐसी बड़ी तीर नहीं है, आपको ऐसे ही याद रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कैसे याद रहेगा? वो ऐसे याद रहेगा कि आप देख सकते हैं कि भाई ये कहां पर है? हैदराबाद में है, ठीक है। कहां पर है? ये हैदराबाद में है। तो इसका उद्घाटन या इसका अनावरण कह सकते हैं, ठीक। उद्घाटन या अनावरण कहें, उद्घाटन भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उद्घाटन कह लीजिए। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। इसका किसने किया था भैया उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो भाई साहब, मोटा भाई, ठीक, अमित शाह, ठीक है। तो एकदम ताबड़तोड़ है, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए, ये तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है भैया, याद करना ही करना है, ठीक। बहुत बढ़िया सवाल। एक भाई साहब कह रहे हैं गुरुजी आप स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं या करंट अफेयर? ये बताओ कि 1 साल के अंदर अंदर ये तीनों प्रतिमाएं 1 साल के अंदर अंदर की हैं, तो तुम ये बताओ कि ये 1 साल के अंदर की अगर कोई घटना होती है तो उसको स्टैटिक जीके कहा जाता है या करंट अफेयर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताओ जरा, बताओ क्या कहा जाता है? अगर 1 साल के अंदर अंदर की कोई घटना हो तो उसको करंट अफेयर कहा जाता है या स्टैटिक जीके कहा जाता है? ठीक है। अब हमसे ज्यादा तुम्हें जानकारी हो गई कि ये स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, ठीक। और अगर तुम्हें जानकारी नहीं है, ठीक है, कि स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है, तो शुरू से क्लास में जुड़ो, पता चलेगा कि स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, ठीक है। दिमाग पढ़ने में लगाओ,
चलो अच्छा, अब एक बात और जरा ध्यान से देखना, ये जो स्टैचू ऑफ पीस आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ पीस, ऐसा ही एक स्टैचू ऑफ पीस और है, उसके बारे में भी जरा मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। क्या भैया, स्टैचू ऑफ पीस, ये जो स्टैचू ऑफ पीस है ना, ऐसा ही एक स्टैचू ऑफ पीस और है, ऐसा ही एक स्टैचू ऑफ पीस और है, और ये जो स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है भैया, अगर आप स्टैचू ऑफ पीस की बात करते हैं, ठीक है, बस प्रेम बाबू चुपचाप पढ़ाई कर लो, क्लास को डिस्टर्ब करने का एक और प्रयास किया, एक और बात बोली तो ब्लॉक कर दूंगा, उसके बाद कोई अनब्लॉक नहीं करा पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसलिए चुपचाप हमको पढ़ाने दो और पढ़ो, ठीक है, हमको ज्ञान न दो, ठीक, कोई ढंग का सजेशन हो तो दो, नहीं चुपचाप पढ़ाई करो। चलो स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ पीस अगर हम देखें तो देखो, स्टैचू ऑफ पीस एक जो है पाली राजस्थान में भी है, कहां पर है, एक स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है, पाली राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, पाली राजस्थान में स्थित है। और पाली राजस्थान में जो स्टैचू ऑफ पीस है वो किसकी है, ये भी जरा देख लो। पाली राजस्थान में जो स्टैचू ऑफ पीस है ये है, जैन आचार्य है एक, उनका नाम है विजय वल्लभ सूरी। क्या नाम है, विजय वल्लभ सूरी, ठीक है, विजय वल्लभ सूरी, ठीक है, क्या नाम है, विजय वल्लभ सूरी, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। और ये जैन आचार्य है विजय वल्लभ सूरी। अच्छा, अब अगर हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में विश्वास स्वरूपम, है ना, अगर हम बताएंगे कि राजस्थान में विश्वास स्वरूपम जिसको कहते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ, हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीफ का उद्घाटन जो है राजस्थान में हुआ है, तो फिर कहोगे गुरुजी स्टैटिक जी का एक करंट अफेयर है, ठीक है भैया। हाँ चलिए, फिलहाल आपकी मर्जी, लेकिन हम तो अपने ही स्टाइल में पढ़ाएंगे। देखो, अगर हम इंपॉर्टेंट स्टैचूज की बात करते हैं, जाहिर सी बात है करंट अफेयर में अगर कुछ ऐसा आएगा जो स्टैटिक जीके से रिलेट करेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। इंपॉर्टेंट स्टैचूज की बात करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टैचूज की बात करना है। अब तो मैं सारे स्टैचूज बताऊंगा, अभी तक हमने सोचा था कि बस इतने ही स्टैचू बताएंगे, लेकिन अब सारे स्टैचू बताएंगे। चलिए अब हम स्टैचूज की बात करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट स्टैचूज की। तो एक आप ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक है आपका स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसी प्रकार से एक है स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या है, स्टैचू ऑफ बिलीफ, ठीक है। इसी प्रकार से एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, उसका कोई नाम ऐसे नहीं दिया गया है, लक्ष्मण जी की प्रतिमा, लक्ष्मण जी की प्रतिमा भैया, लक्ष्मण जी की प्रतिमा, और साथ में इनकी पत्नी जिनका नाम था उर्मिला, ठीक है, इनकी प्रतिमा कहां स्थापित होने जा रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मां सीता की प्रतिमा कहां स्थापित होने जा रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कहां पर राजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित हुई है, किसकी, राजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हो सकता है कि पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहां पर स्थापित हुई है। कौन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहां स्थापित हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहां स्थापित हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से और देखिएगा तो एक, हाँ और देखिए, पहले इतना जो है बताते हैं, फिर और याद आता रहेगा, बताते रहेंगे। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं सही बताऊं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, केवल ये दो ऐसा है जो स्टैटिक जीके का है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये दो ऐसा है जो स्टैटिक जीके का, बाकी सब जो यहां पर लिखा है सब करंट अफेयर का है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो ये भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। पेपर निकालना है तो मेरे हिसाब से पढ़ लो, पेपर निकालना है तो मेरे हिसाब से पढ़ लो, बड़ी सीधी सी बात है, पेपर निकालना है तो मेरे हिसाब से पढ़ लो। और
सफलता के करीब जाकर टक से वापस आ जाना है कि 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया तो अपने हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। तो या तो पेपर निकालना है तो मेरे हिसाब से पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, और नहीं तो फिर तुम्हारे हिसाब से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये जो 1-2 लोगों की कहानियां हैं इनके हिसाब से पढ़ा दूंगा, ठीक है। मजा बहुत आएगा। 15 दिन में करंट अफेयर खत्म, ठीक है। कहो तो 15 दिन में करंट अफेयर खत्म करके दिखाऊं। आज 4 तारीख है, 20 तारीख तक खत्म कर दूं? बताओ, आज 4 तारीख है ना? हाँ 4 तारीख है। कहो तो 15-20 तारीख तक खत्म करके दिखाऊं? 20 तारीख तक खत्म करके दिखाऊं? रत्ती भर भी नहीं कहोगे कि सर जी ये छूट गया वो छूट गया। पर टीचर से थोड़ा कोई जीत पाया भाई, टीचर आदमी से थोड़ा ना तुम कह पाओगे, है ना। तुम्हें मिलेगा ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं कि हाँ कुछ छूट गया, पता नहीं चलेगा कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा, खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक, ठीक है। हाँ चलो, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, कहां पर स्थित है? ये भैया गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। और इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर। तो इसकी हाइट भी जाननी रखनी होती है। और ये भी याद रखेंगे कि इसके जो वास्तुकार हैं जिन्होंने इसको बनाया है वह राम वी सुतार। कौन है? राम वी सुतार। क्या नाम है? राम वी सुतार। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का तो अभी कुछ महीने पहले ही उद्घाटन हुआ है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बेंगलोर में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। और ये किसकी है भैया? तो ये प्रतिमा जो है केम्पेगौड़ा की है। किसकी प्रतिमा है? केम्पेगौड़ा की। और आपको बता दें कि केम्पेगौड़ा जो है ये कौन है? ये बेंगलोर के संस्थापक है। बेंगलोर को इन्होंने ही बसाया था, बेंगलोर को इन्होंने ही बसाया था, ठीक है भैया। हाँ इन्होंने ही, है ना, केम्पेगौड़ा ने ही बेंगलोर को बसाया था, ठीक है भैया। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ, बस वही दिल के ही हाथों तो मजबूर हैं कि दिल ऐसा करने नहीं देगा। चलिए राजस्थान में है भाई, राजस्थान में है जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी है? शिव जी की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? शिव जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, ये फ्रांस के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था कभी। राजा सुहेल देव की प्रतिमा बहराइच में है। राजा सुहेल देव की प्रतिमा बहराइच में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मां सीता की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है सीतामढ़ी बिहार में। कहां पर? सीतामढ़ी बिहार में। सीतामढ़ी बिहार में। और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है भैया लखनऊ में, ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और एक आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज भी देख लीजिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी है? तो भैया ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ये प्रतिमा कहां पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है भैया। अच्छा, तो ये बिल्कुल है ना, एकदम आप समझ सकते हैं। तो ये इधर आपका रामानुजाचार्य का हो गया जो कि आपस में, ठीक है भैया, जो आपस में जो कंफ्यूज करता है वो चीज थोड़ा सा यहां पर आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है, क्योंकि 3 प्रतिमाएं हैं, 1 साल के अंदर अंदर ये तीनों प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। स्टैचू ऑफ पीस जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि भैया स्टैचू ऑफ पीस एक विजय वल्लभ सूरी की है जो कि कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है भाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि और अन्य इंपॉर्टेंट स्टैचूज बता दिया है भैया, और इससे आपको कोशिश करना है कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। देखिए, पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल, पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन, सेल कटमरैन। आप कहो गुरुजी का है, देखो दरअसल में क्या है कि पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन का मतलब क्या हुआ? पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन की अगर हम बात करते हैं तो दरअसल में ये एक यात्री जहाज है, समझ लीजिए। ये क्या है? ये एक यात्री जहाज है, ठीक है। ये एक यात्री जहाज है जो कि कहां पर चलेगी? वाराणसी में चलेगी। कहां पर?
वाराणसी में गंगा नदी में चलाई जाएगी। वाराणसी में गंगा नदी में चलाई जाएगी। कहां पर? गंगा नदी में चलाई जाएगी। ठीक है, कहां पर? गंगा नदी में चलाई जाएगी। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो इसका निर्माण करेगा सॉरी कोचिन शिपयार्ड। किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा। इसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया जाएगा। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो इसमें 100 यात्री बैठ सकते हैं। कितने यात्री बैठ सकते हैं? 100 यात्री बैठ सकते हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना, ठीक है भैया? हाँ, है ना? इस तरह से आप चीजें आराम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो ये वाला हो गया आपका मामला। ठीक, नोट करते चलिएगा जितना मैक्सिमम आप बना सके तुरंत ही। ठीक है, नोट्स उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। देखते हैं अब ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है, सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुल पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कुल 77 है। भारत में कितने हैं भैया? तो भारत में 3 है। भारत में कितने हैं? भारत में कितनी है? तो भारत में 3 है। और भारत में वो 3 कौन कौन सी है? तो भैया इसमें देखते हैं जरा। तो इसमें एक आपका वारंगल है। ठीक है, कौन है? वारंगल है। नीलांबुर है। कौन सा है? नीलांबुर है। और कौन सा है? त्रिशूर है। त्रिशूल नहीं, हाँ ठीक है, क्या है? त्रिशूर है। ठीक, इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका त्रिशूर और नीलांबुर है, ये कहां पर स्थित है? ये केरला में स्थित है। और ये तो आप समझ रहे होंगे कि तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है, मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिटीज जिससे कुछ सीखने को मिलता है, लोगों को, समाज को कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो एक ऐसी सिटीज जिससे समाज को, ठीक है, लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, उसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज डिक्लेयर किया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। पूरी दुनिया में 77 है, भारत में 3 है। और भारत में 3 जो है वो यही है। ठीक है, यही है प्रथम 3 एक तरह से। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1946 को। 46 को 45 नहीं 45 को 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस अगर आप देखिएगा तो हेड ऑफिस इसका पेरिस में स्थित है। कहां पर स्थित है इसका हेड ऑफिस? इसका हेड ऑफिस पेरिस में स्थित है। और पेरिस आप जानते हैं कि पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहां पर FATF का हेड ऑफिस भी स्थित है। किसका? FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वही FATF जिससे हाल ही में रसिया को निलंबित कर दिया गया। ठीक है, तो रशियन मेंबरशिप हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है, फ्रॉम FATF। तो रशियन जो मेंबरशिप है उसको FATF से सस्पेंड कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में रूस को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया? ठीक है भैया, हाँ, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से हाल ही में रूस को सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया? अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि यूनेस्को के द्वारा तो बहुत सारी चीजें डिक्लेयर की जाती हैं। अगर हम यूनेस्को की बात करें, किसकी बात करें भाई? अगर हम यूनेस्को की बात करें, ठीक है, अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे एक है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्या है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क।
तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इंग्लिश में भी लिख कर आ सकता है और आपको हिंदी में भी लिख कर आ सकता है। हिंदी में लिखेगा तो कहेगा रचनात्मक शहरों की सूची, ठीक है। अभी पिछले साल इसमें क्या हुआ है भाई, अभी आप देखेंगे रचनात्मक शहरों की सूची, तो पिछले साल हुआ ये है कि यूनेस्को ने छठा रचनात्मक शहर घोषित किया है। किसको? श्रीनगर को भारत का छठवां रचनात्मक शहर घोषित किया है। श्रीनगर को, ठीक है भैया, श्रीनगर को भारत का छठवां रचनात्मक शहर घोषित किया है, ठीक है। हाँ, अगर ये ज्यादा लग रहा है ना बच्चा, तो एक काम करो, मार्केट से मैगजीन ले लो, वही पढ़ डालो, शॉर्ट में मिल जाएगा आपको, है ना। मार्केट में करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो बहुत शॉर्ट में है, वही लेके पढ़ लो अगर ये लंबा लग रहा हो तो। चलो ध्यान दो, मजाक कर रहे हो यार तो, ठीक है। देखो आप इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका यूनेस्को में एक है क्या, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अगर हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो अगर हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये भी पिछले साल क्या हुआ है, पिछले साल यूनेस्को ने भारत का 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे घोषित किया है, दुर्गा पूजा को घोषित किया है, जो कि कहां से संबंधित है, वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यूनेस्को का जो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मतलब विश्व विरासत स्थल है, वो तो है ही है, ठीक है। हालांकि विश्व विरासत स्थल में इधर बीच कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि जिसको आपको याद करना है। विश्व विरासत स्थल 40 है और 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा है, ठीक है। और धौलावीरा कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित एक क्या है, गुजरात में स्थित एक सैंधवकालीन स्थल साइट है, ठीक है। गुजरात में स्थित एक सैंधवकालीन स्थल साइट है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो, और अगर हम इनमें और चीजों को जोड़ें तो जैसे एक तो आपका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर कौन जारी करता है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो है ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर भी यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एक याद रखना होता है, ठीक है, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ये याद रखना होता है कि 2007 में, ठीक है, 2007 में ऋग्वेद की, किसकी, ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को इसमें शामिल किया गया। ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां, ठीक है, शामिल की गई थी, ठीक है, शामिल की गई थी। बस यही एक बात विशेष रूप से यहाँ पर याद रखनी हो। तो चलिए, यूनेस्को के बारे में है और यूनेस्को से संबंधित ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप देख लेंगे कि इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि हैदराबाद के बारे में, अब हैदराबाद के बारे में क्यों ध्यान देना है और क्या ध्यान देना है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे हाल ही में हैदराबाद को कई सारे अवार्ड मिले और कई सारी चीजें हैदराबाद में स्थापित की गई, तो मैं उन्हीं के बारे में अब डिस्कस करने जा रहा हूं। किसके बारे में भैया, हाँ, किसके बारे में, हैदराबाद के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और हैदराबाद की करंट अफेयर्स की चीजें मैक्सिमम डिस्कस करेंगे और बाकी ऐतिहासिक चीजें 2-4 ही डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हल्का फुल्का स्टैटिक जीके से जोड़ेंगे नहीं ना, तो करंट अफेयर्स आपको बहुत बोझ लगेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और जितना पढ़ा रहे मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, ज्यादा सोचिए विचारिए नहीं, है ना। हाँ, अब आप देखेंगे कि हाल ही में क्या होने जा रहा है हैदराबाद में, दुनिया का पहला, ठीक है, हैदराबाद में बनने जा रहा है दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला, दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। अब आप सोच के देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है, दुनिया का तीसरा, ठीक है भैया, दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है, पहला वन विश्वविद्यालय कहां बनने जा रहा है, ठीक है, हाँ हाँ सब करा देंगे। दुनिया का तीसरा तथा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। अगली बात क्या है कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड भी मिल चुका है इसको, ये तो हमने कल ही बताया था, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कल ही बताया था कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड इसको मिला है 2022 का वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला हुआ है। और इसको आप देखेंगे अगर ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड, तो इसको 2 बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है ना, इसको 2 बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है ना। 2 बार कब, एक बार घोषित किया गया था 2020 में और दूसरी बार 2021 में। आप कहेंगे सर इतना पुराना क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे भैया
ये 2021 में जो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया था 2021 का, वो 2022 में घोषित किया गया, तो एक साल का ही तो है। बात समझ लो, कहने का मतलब है 2021 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड था जो 2022 में घोषित किया गया था, और ये शायद अप्रैल की बात है, अप्रैल के आसपास की है ना, अप्रैल या मई के आसपास की, तो लगभग एक साल ही तो पुराना है, तो एक साल तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो 2020 और 21 दोनों में, हालांकि 2021 वाला जो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड था जो 2022 में घोषित किया गया था, उसमें आप देखेंगे कि भैया मुंबई भी शामिल था, मुंबई को भी घोषित किया गया था। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। और ये जो है यहाँ पर एक चीज ये भी बताना चाहेंगे, वानिकी कॉलेज, वानिकी कॉलेज, यहाँ पर एक वानिकी कॉलेज है, वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का विस्तार करके, अनुसंधान संस्थान का विस्तार करके बनाया जाएगा, है ना, का विस्तार कर, ठीक है, का विस्तार कर बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद में ऑलरेडी क्या स्थित है, हैदराबाद में स्थित है वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, तो हैदराबाद में जो वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान है उसी का विस्तार करके वहीं पर एक वन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है। ठीक है भैया, यहां पर अगर आप देखेंगे जो ट्री सिटी या ग्रीन सिटी बोला जा रहा है, तो दरअसल में हैदराबाद ने वृक्षारोपण के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बहुत सुधार हो रहा है। इसी वजह से हैदराबाद को बार बार ग्रीन सिटी और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जैसी, ठीक है, चीजों में इसका नाम आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में एक चर्चा में रहा था, क्या हाल ही में चर्चा में रहा था स्काई रूट एरोस्पेस, याद होगा आपको स्काई रूट एरोस्पेस, और स्काई रूट एरोस्पेस का हमने आपको पढ़ाया भी था कि अगर आप देखोगे तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है का हेड ऑफिस यहीं पर स्थित है, का हेड ऑफिस यहीं पर स्थित है। क्यों याद करना है कि स्काई रूट एरोस्पेस का हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में स्थित है, ये क्यों याद करना है, ये इसलिए याद करना है क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस वो संस्था है जिसने भारत का पहला क्या बनाया है, पहला प्राइवेट क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 नाम से, ठीक है, किस नाम से, धवन 1 नाम से, ठीक है, और ये पिछले साल ही बनाया है। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब हैदराबाद में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइलेट्स रिसर्च स्थित है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, क्या कहते हैं, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। यह भी याद करना है, क्यों याद करना है, इसलिए याद करना है क्योंकि आप देखेंगे कि वैसे तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, लेकिन भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान इसलिए याद करिए क्योंकि ये बाजरा से संबंधित है। और आप देखेंगे तो जो अभी जो वर्ष चल रहा है वर्तमान में कौन सा वर्ष चल रहा है भैया, तो वर्तमान में चल रहा है 2023, और ये जो 2023 है इसको मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसका, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, और मोटे अनाज में बाजरा आता है, तो मतलब बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कह सकते हैं। ठीक है भैया, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलो भैया, अर्जुन विश्वास ना हो तो कहीं और से पढ़ लो बेटा, ठीक है, जाने दो, कहीं इतना मेहनत कर रहे हो यहाँ। चलो ध्यान दो, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, क्लियर बात है, तो यह भी यहीं पर स्थित है। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी कुछ अगर हम ऐतिहासिक बातें का बात करें तो जैसे याद करिए, भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क, ठीक है, भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क यहीं पर स्थित है, भारत का पहला महिला औद्योगिक पार्क यहीं पर स्थित है, क्लियर बात है जी हाँ। इसी तरीके से आप देखोगे तो भारत का पहला रॉक गार्डन यहीं पर बनाया गया है, भारत का पहला रॉक गार्डन यहीं पर बनाया गया है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो भाई भारत का पहला डॉग पार्क भी यहीं पर स्थापित किया गया है, भारत का पहला डॉग पार्क भी यहीं पर स्थापित है। कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आप पाओगे कि भाई यहीं पर स्थित है क्या, चार मीनार यहीं पर स्थित है, जो प्लेग उन्मूलन की याद में कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे तो भैया ये वही हैदराबाद है जहां स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था, यहाँ स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क आसफ जहां ने स्थापित किया था, निजामुल मुल्क आसफ जहां ने स्थापित किया था, निजामुल मुल्क आसफ जहां ने स्थापित किया था, आसफ जहां ने। ठीक है, तो ये भी खूब पूछा जाता है, खैर इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है हैदराबाद से रिलेटेड
वो सारी मैक्सिमम चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप देखेंगे तो हाल ही में यहाँ पर एक चीज और हुई है, वो भी बता दें। विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र हाल ही में यहीं पर स्थापित हुआ है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र हाल ही में यहीं पर स्थापित हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र हाल ही में यहीं पर स्थापित हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, एकदम करंट अफेयर्स का मामला है। ठीक है भैया, एकदम करंट अफेयर्स का मामला है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नवाचार केंद्र, नवाचार केंद्र का मतलब समझ रहे हैं? नवाचार केंद्र का मतलब है इनोवेशन सेंटर। क्या है भैया? नवाचार केंद्र का मतलब है इनोवेशन सेंटर। ठीक है, इनोवेशन, नवाचार का मतलब है कि कुछ नया करना, कुछ क्रिएटिव करना। तो आप अभी देखेंगे हैदराबाद के बारे में आपके सामने स्क्रीन पर जितनी चीजें लिखी हैं, इसमें आधे से ज्यादा ऐसी हैं जो करंट अफेयर्स की बातें हैं, और कुछ हमने 2-4 पुरानी बातों को भी शामिल किया है। पुरानी बातों को इसलिए शामिल करते हैं ताकि आपका मन लगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, और देखो, इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल, क्या? रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2022। ठीक है, टूरिज्म अवार्ड 2022, तो ये भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि किसको मिला है? भारत को मिला है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसको? भारत को मिला है। तो चूंकि भारत को मिला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ही। अच्छा, तो ये ग्लोबल टूरिज्म, ग्लोबल, ये जो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड का मतलब हो गया कि वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार पर्यटन के लिए अवार्ड मिला है। जिम्मेदार पर्यटन के लिए ये जो ठीक है, कहां पर मिला है? इन वर्ल्ड ट्रेड मार्ट। ठीक है भैया, इन एक्चुअली में क्या है कि हाल ही में क्या हुआ है कि लंदन में आयोजन हुआ वर्ल्ड ट्रेड मार्ट का। किसका? वर्ल्ड ट्रेड मार्ट का। कहां पर? लंदन में आयोजन हुआ। ठीक है, एक आयोजन था। ठीक है, एक आयोजन था। ठीक है, किसका? वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का। ठीक है भैया, है ना? वर्ल्ड, अच्छा ट्रेड नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का जो है आयोजन हुआ। कहां पर आयोजन हुआ? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का आयोजन हुआ लंदन में, वहीं पर दिया गया। किसको दिया गया है? केरला को दिया गया है। किसको दिया गया है? केरल को दिया गया है। किसको दिया गया है? केरल को दिया गया है भैया। ठीक है, केरल टूरिज्म को। ठीक है, केरल टूरिज्म को दिया गया है, केरल टूरिज्म को। ठीक है, केरल टूरिज्म को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो केरला ने दरअसल में केरल की स्ट्रीट प्रोजेक्ट को, है ना, स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए, स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए, किसके लिए दिया गया है? स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, दरअसल में स्ट्रीट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो क्या करता है? पर्यटन। ठीक है, स्ट्रीट प्रोजेक्ट ऐसा है जो पर्यटन प्लस जल संरक्षण दोनों को बढ़ावा देता है ना? जल संरक्षण दोनों को बढ़ावा देता है, दोनों को बढ़ावा देता है, दोनों को बढ़ावा देता है, दोनों को बढ़ावा देता है। क्लियर बात है? दोनों को बढ़ावा देता है। बात समझ रहे हैं? तो इसी वजह से ये दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक्चुअली में क्या है कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो होता ये है कि वर्ल्ड, ये जो वैश्विक स्तर पर रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2022 दिया गया है, इसके देने के पीछे कारण यही है कि केरल ने ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी चीजें शुरू करी हैं जिससे वैश्विक स्तर पर क्या है भाई, वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ में जल संरक्षण भी हो रहा है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? स्ट्रीट प्रोजेक्ट के तहत। अब इसमें आपको क्या याद करना है? कम से कम इतना याद करना है कि हाल ही में केरल को रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। केवल इतना याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है भैया? हाँ, आप देखिए, एक मैं आपको बताता हूं, स्लेंडर लोरिस। आप कहेंगे सर ये क्या है? स्लेंडर लोरिस के बारे में सुन लेंगे। स्लेंडर लोरिस, है ना? हाँ, स्प्लेंडर नहीं कह रहे हैं। ठीक है, स्लेंडर लोरिस। ये जो स्लेंडर लोरिस है, ये क्या है? ये आपका यह रात्रिचर निशाचर, है ना? यह जो है निशाचर स्तनधारी प्राणी है। क्या है? निशाचर स्तनधारी प्राणी है।
अब निशाचर स्तनधारी प्राणी है, मतलब पहली बात इसमें आपको ये याद रखना है कि स्तनधारी, निशाचर स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। क्या है? निशाचर स्तनधारी प्राणी है, ठीक है, निशाचर स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। और इसको IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया जा चुका है, IUCN इसको विलुप्त घोषित कर चुका है, IUCN ने इसे क्या कर दिया है? IUCN ने इसे विलुप्त घोषित कर दिया है, ठीक है, विलुप्त प्राय, ठीक है, विलुप्त प्राय घोषित कर दिया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका संरक्षण जरूरी है, ठीक है। तो संरक्षण के लिए क्या किया गया है? तमिलनाडु में, कहां पर? तमिलनाडु के कौन से जिले में? तमिलनाडु के डिंडीगुल में। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप डिंडीगुल भी याद रखें, केवल तमिलनाडु याद करेंगे तो भी चलेगा। तो तमिलनाडु के डिंडीगुल में, ठीक है, इनके लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है, इनके लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है, इनके लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है। इस वजह से ये आपको बता रहे थे, इनके लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है, इनके लिए पहला अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। सीधा सीधा आपको याद रखना है भाई। चलो अब यहां पर एक चीज और देखिए, आपने गया जी डैम के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, गया जी डैम। और गया जी डैम क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप समझ सकते हैं कि गया जी डैम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश का लार्जेस्ट रबर डैम है, सबसे बड़ा रबर डैम है। क्या है ये? देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, ठीक है, सबसे बड़ा रबर डैम है कि नहीं है? तो ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ा रबर डैम, ठीक है। और कहां पर स्थित है भैया? तो ये स्थित है निरंजना या उसी निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो निरंजना या फल्गु नदी पर जो है और कहां पर है? तो जाहिर सी बात है बोध गया में है। कहां पर है? बोध गया में। कहां पर है? बोध गया में, ठीक है। कहां पर? बोध गया बिहार, ठीक है, बोध गया बिहार, ठीक है, या केवल गया कह सकते हैं, गया बिहार, ठीक है। तो बिहार में स्थित है भैया, ठीक है। तो एकदम आप जानते हैं कि पिंडदान वगैरह के लिए, ठीक है भैया, हाँ, पिंडदान वगैरह के लिए, है ना। अच्छा तुम्हें ज्यादा पता है भैया मनोज, वाह गजब, शानदार, तुम्हें ज्यादा पता है, ठीक, बहुत सही। तो तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ा दे। माफी चाहूंगा आपसे मनोज जी, आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है, कि आप गलत जगह आ गए, है ना। हाँ जो है बिल्कुल, चलिए, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। बड़े तेजस्वी लोग हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल रबर से बना है, इसीलिए तो रबर डैम कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए, अब हम जरा बात करेंगे अगले टॉपिक की, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो है पहला नाइट स्काई, ठीक है, पहला नाइट स्काई सेंचुरी, पहला नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है ना, पहला नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है। अच्छा समस्या ये है कि अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है क्या? ये भी समस्या है। हाँ मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में कभी कभी लिख दे रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो वीडियो में नहीं आता, ये तो फलाने में नहीं आता, तो ढिमकाने में नहीं आता, कई बार समझ में नहीं आता, तब भी आदमी को ऐसा लगता है। चलो अच्छे हिंदी में लिखते हैं, पहला नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है। तो पहला नाइट स्काई सेंचुरी, सेंचुरी तो आप समझिए, तो पहला नाइट स्काई सेंचुरी मतलब यह है कि एक तरह से नाइट में भी यहाँ पर, मतलब रात के समय में भी यहाँ पर, ठीक है, टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ दरअसल में एक चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य, चंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। कहां पर स्थित है ये स्थित है लद्दाख में। कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, हाल ही में देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया गया? तो आप बताएंगे लद्दाख में।
लद्दाख में कहां पर? चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य। अब अचानक से पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है भैया, अचानक से अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चंगथंग वन्यजीव अभयारण्य कहां है, तो कई लोग बेहोश हो जाएंगे। और एक बात, जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन जब पेपर होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट का परसेंटेज होगा वो एमडी क्लासेस दे रहा होगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको जाना है जाए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे। चलो ठीक है, और बाकी एकदम टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस एकदम समय से कंप्लीट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और बीच में अभी तो मैं आपको हर चीज लिख के ही पढ़ा रहा हूँ, बीच में कुछ चीजें प्रिंटेड भी ले आएंगे। मतलब प्रिंटेड का मतलब ये है कि बकायदा कुछ लिस्ट वगैरह जो होगी, उसका फ्लो चार्ट वगैरह बना बनाया रहेगा, पीपीटी रहेगी, आप उससे भी उसको भी पढ़ाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो टेंशन मत लो इतना, सब हो जाएगा। चलिए आइए जरा हम बात करते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों की, उच्च शिक्षण संस्थानों की, उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग, अखिल भारतीय रैंकिंग, अखिल भारतीय रैंकिंग 2022, अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी जाननी है भैया, ठीक है। देखिए किसने जारी करी है, तो पहली बात तो ये हो गया कि इसको जारी किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसने जारी किया है इसको? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें क्या जानने को मिलेगा भाई? इसमें यह जानने को मिलेगा कि अलग अलग कैटेगरीज में कौन कहां तक है, ठीक है भैया। हाँ, अलग अलग कैटेगरीज में कौन कहां पर है। जैसे मान लीजिए कि सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय देश के कौन कौन से हैं, सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज देश का कौन कौन सा है, सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज देश का कौन सा है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में आप देखिएगा तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है आईआईटी मद्रास। बिल्कुल आईआईटी मद्रास बेहतरीन काम कर रहा है, आईआईटी मद्रास। और दूसरे नंबर पर कौन है? आईआईएससी बैंगलोर। कौन है दूसरे नंबर पर? आईआईएससी बैंगलोर। अब दोस्त इसमें भी ना कहना कि सर आईआईएससी को भी हिंदी में लिखें, ठीक है, इतना तो मैनेज कर ही लोगे, क्यों, है ना। हाँ, अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर विश्वविद्यालय की कैटेगरी में, मतलब यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में देखा जाए, तो विश्वविद्यालय की कैटेगरी में आप देखोगे तो पहले नंबर पर कौन है? विश्वविद्यालय की कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहले नंबर पर है आईआईएससी बैंगलोर। पहले नंबर पर कौन है? आईआईएससी बैंगलोर है। दूसरे नंबर पर जेएनयू है। कौन है? दूसरे नंबर पर जेएनयू है, जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तीसरे नंबर पर है जामिया मिलिया इस्लामिया। क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। और ये भी आप जानते हैं कि दिल्ली में ही है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, ये भी कहां पर है? दिल्ली में ही है, ठीक है। कहां पर है? दिल्ली में ही है भाई, ठीक है ना। हाँ, अगर हम कॉलेज की कैटेगरी में बात करते हैं, ठीक है, कॉलेज की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे सीक्वेंस है ना, इसमें भी 2-3 तो जानने पड़ेंगे। तो भैया कॉलेज की कैटेगरी में आप देखेंगे तो पहले नंबर पर है मिरांडा हाउस, ठीक है। कौन सा है? मिरांडा हाउस, ठीक, हिंदी में लिख देने में फिर बवाल ना, मिरांडा हाउस, ठीक। कौन सा? मिरांडा, अरे वो मिरांडा पीना नहीं, मिरांडा हाउस है, ठीक। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हिंदू कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली में ही है, हिंदू कॉलेज है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है।
तीसरे नंबर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है। अब इसमें आप देखेंगे तो है क्या कि ये दोनों जो है दिल्ली में है, ठीक है, ये दोनों जो है ये दिल्ली में है, ठीक है, और ये वाला चेन्नई में, ठीक है, यहाँ पर है चेन्नई में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा है, इससे पता चल रहा है कि क्या कुछ चीजें, और इससे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जरा इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में आप देखेंगे टॉप 3 जो है, इंजीनियरिंग में अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं तो जरा देखा जाए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान, ठीक है। इसमें एक तो आपका पहले नंबर पर है आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, और तीसरे नंबर पर है आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई, ठीक है, आईआईटी मुंबई है, ठीक है। फार्मेसी में बात करते हैं कि फार्मेसी में कौन टॉप पर है। फार्मेसी में अगर हम बात करते हैं तो फार्मेसी में टॉप पर कौन है, फार्मेसी में टॉप पर है जामिया हमदर्द। कौन है, जामिया हमदर्द टॉप पर है। पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, जामिया हमदर्द है जो कि कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे पूछेगा, ठीक है भैया। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा जैसे पूछ लिया कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अखिल भारतीय रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का नंबर 1 का या सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है, या हाल ही में जारी की गई है ना, हाल ही में जारी की गई शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरीज में कौन सा विश्वविद्यालय या कौन सा आईआईटी टॉप पर है, शीर्ष पर है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब जरा एक मैनेजमेंट कैटेगरी की भी बात कर देते हैं। अब यार इतनी मेहनत से पढ़ाओ, फिर उसके बाद कोई कहेगा कि सर जी फंसेगा कि नहीं फंसेगा, सर जी ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हो, और उसके बाद कोई कूद के आएगा कहेगा अरे ये तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा ही नहीं रहे हो। एक तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हालांकि 2-4 लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लोग तो हर जगह है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में, दुनिया में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो तो मैं समझता हूं कि 2-4 लोग आपको हर जगह मिलेंगे कि उनको अगर सामने आकर भगवान भी पढ़ा दे, भगवान भी अगर कोई अच्छी चीज दे दे, तब भी वो उसमें कोई ना कोई कमियां निकाल ही देंगे, है ना। जैसे भगवान ने इतना अच्छा काम किया है कि हमें इंसान का जन्म दिया है, उसके बाद भी कई बार हम भगवान को जो है कोस रहे होते हैं, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर वैसा कर दिया, भगवान हमको पैसा नहीं दे रहे, भगवान हमको नौकरी नहीं दे रहे, हे भगवान इतना कष्ट हमें क्यों दे रहे हैं, हे भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, हे भगवान आपने वैसा क्यों कर दिया। तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान से भी लोग सेटिस्फाई नहीं है, भगवान से भी लोग नाराज है, भगवान से भी लोग शिकायतें कर रहे हैं, तो हम तो फिर भी एक तुच्छ इंसान है उस भगवान की बनाई हुई। तो मुझे ये पता है कि 2-4-6 लोगों को तो भगवान भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट फिर भी बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, ह्यूमन नेचर है, बुरा लग जाता है। मेरी जगह कोई और भी होगा तो बुरा लगेगा, बस ये है कि मैं कह देता हूं, बाकी लोग कहते नहीं है, ठीक है। अब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे अंदर से फील होता है कि कंटेंट आपको अच्छा दे रहा हूं और बढ़िया फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं बढ़िया से, ठीक है, एकदम एक एक चीज को चुन चुन कर दे रहा हूं। इस चक्कर में मुझे, ठीक है, इस चक्कर में इसको जो है थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 2-3 घंटे, आपका 1 घंटे का लेक्चर के लिए 2-3 घंटे इसका कंटेंट देखना पड़ता है कि कहां से बनाऊं, कैसे बनाऊं। अब आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन मेरे पास करंट अफेयर्स की इस समय कुल मिलाकर 13 मैगजीन है। इस समय मेरे पास करंट अफेयर्स की कुल मिलाकर 13 मैगजीन है, ठीक है, जिसमें पिछले 1 साल के अंदर अंदर विभिन्न एग्जाम में पूछी गई जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसकी मैगजीन यूथ वाली अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से यूथ की आर्थिकी अलग है, यूथ का जो एक अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में और एक्सप्लेनेशन दिया है वो अलग है, घटनासार मेरे पास अलग है, एजुटेरिया मेरे पास अलग है। इसी प्रकार से दृष्टि मेरे पास जो है, वो जो ईयरली वाली दृष्टि आई है वो अलग है, जो यूपी वाली दृष्टि आई है वो अलग मेरे पास है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसी
लेटेस्ट पब्लिकेशन की है जिसका नाम आप जानते ही नहीं होंगे। और इसी प्रकार से स्पीडी भी मेरे पास है, इसी प्रकार से आपका जो प्रतियोगिता दर्पण है वो भी मेरे पास है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो एक परीक्षा मंथन की आती है वो भी मेरे पास है। ठीक है, तो इतनी किताबें हैं, हो सकता है एक दो का नाम मैं भूल गया हूं। ठीक है, तो इतनी किताबें हैं, इतना सारा सब पूरा पढ़ के और पूरा कंटेंट जो है एक निचोड़ निकालना पड़ता है, तब आपको वो मिलता है। ये बहुत है ना कठिन काम होता है, कभी कभी खुद से मतलब पूछना पड़ता है कि यार इतनी मेहनत हो रही है किसके लिए, तो फिर याद आता है कि अच्छा ठीक है बच्चों के लिए भैया सिलेक्शन होगा। ये तो पता है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको है ना, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक उनको लगता है टीचर बेकार ही पढ़ा रहा है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उनको लगेगा हाँ ठीक पढ़ाया था सर ने, सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। समझ रहे हो, हाँ ऐसा होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, ह्यूमन नेचर है, वो भी ह्यूमन नेचर है। सबका स्वागत है, मैं किसी से ज्यादा देर नाराज नहीं रहता। चलिए भैया, है ना, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भैया इसमें। तो इसमें है IIM, कौन सा IIM अहमदाबाद, कौन सा IIM अहमदाबाद। तो IIM अहमदाबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ है ना मैनेजमेंट, IIM अहमदाबाद पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आपका है IIM बेंगलोर, IIM बेंगलोर। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है दोस्त, IIM कोलकाता, IIM कोलकाता। ठीक है, IIM कोलकाता, अच्छा IIM। ठीक है, और अगर एक लास्ट बता दूं भैया, ठीक है, मेडिकल कैटेगरीज में अगर हम बात करेंगे, मेडिकल कैटेगरीज में, तो मेडिकल कैटेगरीज में आप देखिएगा तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और वैसे आपको बता दें भारत का पहला एम्स है, और उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, एक गोरखपुर में है और दूसरा रायबरेली में। ठीक है, हाँ, तो ये भी आई होप कि ये बढ़िया शानदार लगा होगा, बिल्कुल जबरदस्त है। तो सबसे पहले आज के सेशन में आप जो देखेंगे वो क्या है भैया, हम बात करने वाले हैं साक्षरता की। किसकी बात करने वाले हैं, साक्षरता की बात करने वाले हैं। तो जब हम साक्षरता की बात करते हैं, देखिए साक्षरता, आप कहेंगे सर किस प्रकार की साक्षरता की बात करने वाले हैं, तो रुको जरा सब्र करो, बता रहे साक्षरता। ठीक है, साक्षरता दरअसल में है क्या कि हाल ही में है ना, हाल ही में क्या हुआ है, भारत का कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला, है ना, कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला, कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला, पहला पूर्ण साक्षर जिला। तो ये एक हाल ही में हुआ है, कार्यात्मक रूप से पहला पूर्ण साक्षर जिला। ठीक है, तो इसका आंसर आप में से किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और दूसरा एक है पहला संविधान साक्षर जिला। क्या भैया, पहला संविधान साक्षर जिला, मतलब पहला ऐसा जिला, इन सबके अपने अपने मतलब भी है। पहला संविधान साक्षर जिला, पहला संविधान साक्षर जिला। ठीक है, और इसी प्रकार से जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता दें 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य, ठीक है, वाला पहला राज्य, ठीक है, वाला पहला राज्य। ठीक, तो ये 3 करंट अफेयर्स की बातें हैं। ठीक है, ये क्या है, ये 3 करंट अफेयर्स की बातें हैं कि 100% साक्षरता का प्रस्ताव हाल ही में किस राज्य ने पास किया है। इसका मतलब ये है कि भैया इस राज्य ने पास किया है कि हमें क्या करना है, 100% साक्षर हो जाना है। तो 100% साक्षरता का प्रस्ताव, पहला संविधान साक्षर जिला और कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर, है ना, साक्षर जिला। तो अब देखिए क्या है कि आंसर भी बताते चलें, ठीक है, और इसके मतलब भी बताते चलें। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर कह रहा है कि कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला, तो इसका मतलब क्या है,
कार्यात्मक रूप से पहला पूर्ण साक्षर जिला, मतलब एक ऐसा जिला जहां के सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग साइन कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, गिनती उनको आती है। कहने का मतलब यह है कि यहां सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग साक्षर हैं। मतलब सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहां पर सभी लोग क्या है, साक्षर हैं। अब आप कहेंगे सर इन दोनों, अब आप एक चीज ये कह सकते हैं कि सर भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला अगर पूछा जाए तब, भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला पूछा जाए तब, तो वो कौन सा था? तो देखिए पहला पूर्ण साक्षर जिला अगर आपसे पूछेगा तो वो था आपका केरल का कोल्लम। कौन सा था भैया? केरला का कोल्लम था। कौन सा था? केरला का कोल्लम। ठीक है, तो कोल्लम, कोल्लम एक जिले का नाम है, कोल्लम जिले का नाम है, और कोल्लम है ना, अच्छा कोल्लम नहीं था, कोल्लम नहीं था, ये था आपका एर्नाकुलम। क्या नाम था इसका? एर्नाकुलम नाम था। ठीक है ना, एर्नाकुलम नाम है। ठीक है ना, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहां पड़ता है? एर्नाकुलम भैया केरला में पड़ता है। कहां पड़ता है? केरला में पड़ता है। अब जरा दोनों के बीच में डिफरेंस का आप जरा देख लीजिए। ठीक है भैया, हाँ इसमें आप देखेंगे कि है क्या मामला। हमने कहा पहला पूर्ण साक्षर जिला, पहला पूर्ण साक्षर जिला। अब यहां पूर्ण साक्षरता का मतलब भी यहां देखिए बताते हैं। अगर हम पूर्ण साक्षरता की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं पूर्ण साक्षरता, पूर्ण साक्षर, तो पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है? पूर्ण साक्षरता का मतलब होता है 95% प्लस, है ना, मतलब 95% प्लस साक्षरता। तो ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई जिला, ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कोई जिला जहां पर 95% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा कि भैया ये पूर्ण साक्षर जिला है। इसी प्रकार से अगर कोई राज्य है, जैसे केरल है, तो अगर केरल में देखेंगे तो केरल की साक्षरता 95% से ज्यादा है, और 95% से ज्यादा साक्षरता जहां भी होगी उसे पूर्ण साक्षर माना जाएगा, फिर चाहे वो जिला हो या राज्य हो। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा कोई भी क्षेत्र है जहां पर 95% से ज्यादा लोग साक्षर हों। और साक्षरता किसको, साक्षरता क्या है भैया? तो अगर हम देखें कि साक्षरता क्या है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता है, ठीक है, और न्यूनतम 7 वर्ष की उम्र का है, उसको क्या माना जाता है? साक्षर माना जाता है। मैं फिर बता रहा हूं कि साक्षरता, साक्षर किसे माना जाता है? तो साक्षर होने की 2 कंडीशन है, न्यूनतम उम्र सीमा, है ना। एक तो ये है कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में क्या कर सकता हो? किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता हो, पढ़ व लिख सकता हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो किसी भी भाषा में, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता हो, उसे साक्षर माना जाता है। और न्यूनतम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 7 साल होनी चाहिए। ये भारत में है, ठीक है, ये भारत में है। अगर आप विश्व में देखेंगे तो यहां पर मैं आपको एक नोट भी बताना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर क्या होता है? वैश्विक स्तर पर 5 साल होता है। ठीक है भैया, वैश्विक स्तर पर क्या माना जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैश्विक मानक क्या है? वैश्विक मानक 5 साल का है। वैश्विक मानक क्या है? वैश्विक मानक जो है वो 5 साल का है। वैश्विक मानक क्या है? वैश्विक मानक का मतलब समझ रहे हैं? मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानक चलता है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानक चलता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो मानक चलता है वो ये है कि 5 साल की उम्र से साक्षरता काउंट होती है, लेकिन भारत में 7 वर्ष की उम्र से साक्षरता काउंट होती है। और भारत में किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता हो तो उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, और 95% प्लस साक्षरता पर पूर्ण साक्षर माना जाता है भारत में। और इस तरह से भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा था? एर्नाकुलम था, जो कि केरला में स्थित है। और हाल ही में कार्यात्मक रूप से पहला पूर्ण साक्षर जिला, हाल ही में कार्यात्मक रूप से पहला पूर्ण साक्षर जिला मध्य प्रदेश के मंडला को घोषित किया गया है। ठीक है, जहां पर सभी लोग साक्षर हैं। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप इसको जरूर याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हाँ इसका आंसर बता दिया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भैया, इसका आंसर हो जाएगा कोल्लम। क्या हो जाएगा? इसका कोल्लम हो जाएगा। और कोल्लम कहां पर है? कोल्लम केरला में है। ठीक है, कोल्लम कहां पर है? केरला में है। ठीक है, तो पहला संविधान साक्षर। अब संविधान साक्षर का मतलब क्या है? अगर हम संविधान साक्षर की बात करते हैं तो संविधान साक्षर का मतलब हो जाता है
कि ऐसा जिला है ये जहां पर सभी लोगों को संविधान की जानकारी है। ठीक है, तो संविधान की जानकारी वाला पहला जो संविधान साक्षर जिला है वो केरला का कोल्लम है। 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड 100% साक्षरता का प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य है। ठीक है ना। अब यहीं पर यह भी जान लीजिए कि अगर अब थोड़ा सा स्टैटिक वाला जानिए। स्टैटिक अब आपको बता रहे हैं कि पहला पूर्ण साक्षर राज्य पूछे तब क्या बताओगे? ये पुराना डाटा है, पहला पूर्ण साक्षर राज्य। तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या बताओगे? तो पहला पूर्ण साक्षर राज्य बता दो। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना? ये हो जाएगा आपका केरला। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केरला। ठीक है ना। तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये साक्षरता वाला मामला हो गया। अब कुछ चीजें हम आपके लिए, है ना, कुछ चीजें आप देखेंगे तो इस तरह से भी लेकर आए हैं, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं डाटा। ये डाटा क्या है? इस डाटा को आप देखिए, जैसे कह रहा है कि 21 जुलाई 2022 को, कब भैया? 21 जुलाई 2022 को। तो डेट है 21 जुलाई 2022। ठीक है, तो आपको खैर डेट नहीं याद करनी है। डेट केवल इसलिए दे दिया है कि कहीं आप ये ना कहें कि सर जी स्टैटिक जीके कितना पढ़ाएंगे, है ना। हाँ, स्टैटिक जीके क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं। नहीं, देखिए 21 जुलाई 2022 मतलब यह है कि अभी हम मई में हैं, तो मतलब आज से करीबन 10-11 महीने पहले की बात है जब यह रिपोर्ट आई थी। और रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। क्या नाम है इसका? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। अब आप सोचेंगे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 का है तो क्यों याद करें? इसीलिए ये डेट यहां पर दी है कि ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है 2021 के डेटा पर आधारित जरूर है, लेकिन ये जारी कब हुआ है? जुलाई 2022 में जारी हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे भारत नवाचार सूचकांक। क्या कहेंगे? भारत नवाचार सूचकांक कहेंगे। क्लियर बात है। नवाचार का मतलब तो जानते ही होंगे, भारत नवाचार सूचकांक इसको कहा जाएगा। अब ये भारत नवाचार सूचकांक जो है ये क्या है, यही देखने वाली बात है, और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधा सीधा याद हो जाएगा। भारत नवाचार सूचकांक, नवाचार का मतलब, नवाचार का मतलब जब कुछ नया बना जाए, कुछ नया बनाया जाए। नवाचार मतलब इनोवेशन। एक्चुअली में नवाचार को इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं, एंड इनोवेशन वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम इन्वेंशन। इन्वेंशन तो जानते हैं ना आप, इन्वेंशन। भाई देखिए, एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन, होता है ना। तो इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार, मतलब कुछ नया बनाना। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार, मतलब कुछ नया बनाना। तो वही चीज है कि नवाचार मतलब कौन सा राज्य नवाचार अर्थात नई नई चीजें लेकर आने में, नई नई नीतियां बनाने में और नए अच्छे, है ना, तरीके से शासन प्रशासन चलाने में, ठीक है, सक्षम राज्य है। तो उस आधार पर यह रिपोर्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि जो बड़े राज्य हैं, भाई ये भी बात जरूरी है कि ये बड़े राज्यों की लिस्ट है। जो बड़े राज्य है मतलब जिनकी आबादी ज्यादा है। ठीक है, और ये क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट के मतलब पूर्वोत्तर के और पहाड़ी राज्यों की बात है। तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में क्या स्थिति है? पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य की क्या स्थिति है वो यहां बताया गया है। और यहां पर बताया गया है यूनियन टेरिटरीज का मतलब ये है कि भैया जो छोटे, जो केंद्र शासित प्रदेश है और छोटे राज्य हैं, यूटीज एंड सिटीज, मतलब जो छोटे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, मतलब यहां कह सकते हैं कि इसमें शामिल किया गया है जो बहुत छोटे राज्य हैं और प्लस यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आप क्या बताएंगे? भैया बड़े राज्यों में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? मणिपुर। छोटे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? चंडीगढ़ को। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम यहां इतना याद कर लेना है, बड़े राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में और यूटीज व छोटे राज्यों में कौन प्रथम स्थान पर है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, सब नहीं याद करने के लिए कह रहा हूं कि ये सारा याद कर लो, ये सारा याद कर लो, ये सारा याद कर लो, ऐसा नहीं है। आप एक काम करो, पहला पोजीशन याद कर लो कि भैया हाल ही में जारी की गई भारत नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान मिला? कर्नाटक को मिला। छोटे राज्यों में किसे प्रथम स्थान मिला?
मणिपुर को मिला। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में किसे प्रथम स्थान मिला? चंडीगढ़ को मिला। ठीक है, ये सीधा सीधा आपको याद कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं, अभी क्या है? अभी है भैया नमूना पंजीकरण प्रणाली। ठीक है भैया, सांख्यिकी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। रजिस्ट्रार जनरल मतलब सीधे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। और इसमें आपको एक चीज का ध्यान देना है, वो है शिशु मृत्यु दर। आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको मैक्सिमम मतलब बहुत बार ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि शिशु मृत्यु दर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रहे कि शिशु मृत्यु दर आपको कौन सा याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप केवल ये याद कर लो। ठीक है, और ये मत सोचना कि 2020 का डाटा है, नहीं, डाटा 2020 का है लेकिन जारी तो 2022 में हुआ है ना। ठीक है, तो केवल इतना ध्यान रखना है। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है। ठीक है, बाकी इस पर हम विस्तार से रिपोर्ट आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी केवल शिशु मृत्यु दर याद कर लीजिए 28। शिशु मृत्यु दर का मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर, ठीक है, मरने वाले बच्चों की संख्या, मतलब मान लीजिए 1000 जीवित जन्म, मतलब 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो उसमें से 28 क्या होती है? डेथ हो जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, खैर, तो वो आपको शिशु मृत्यु दर सीधा सीधा याद रखना है, ये 28 है। ठीक है, ये देखिए जरा भारत का, इस पर हम आते हैं, जरा कुछ और चीजें जो है आपको बता दें, उसके बाद हम इस पर आएंगे। ठीक है, हम जरा बात करते हैं एक स्मृति वन की। स्मृति वन आपने कभी सुना है? स्मृति वन की बात करते हैं। स्मृति वन, आनंद वन आपने सुना होगा, है ना। हम आपको स्मृति वन बताने जा रहे हैं। स्मृति वन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का मामला है। स्मृति वन, ठीक है, स्मृति वन कहां पर भैया बनाया गया है? स्मृति वन है क्या? ठीक है, स्मृति वन क्या है? ठीक है, तो स्मृति वन जो है दरअसल में ये स्थापित किया गया है पहली बात तो भुज में। कहां पर? भुज। ठीक है, भुज कहां पर स्थित है? भुज स्थित है गुजरात में। भुज कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। भुज कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है भैया। ठीक है, ये है क्या? ये पहला जो है भूकंप संग्रहालय है। ये क्या है? ये पहला भूकंप संग्रहालय है। ये भारत का पहला भूकंप संग्रहालय है। ठीक है, मतलब पहला भूकंप म्यूजियम है। ठीक है, और ये किसकी याद में बनाया गया है? 2001 में आए भूकंप, 2001 में गुजरात में भूकंप आया था बड़ा भयंकर, 2001 में आए भूकंप की याद में। ठीक है, 2001 में आए भूकंप की याद में। ठीक है, भूकंप की स्मृति में। ठीक है, 2001 में आए भूकंप की स्मृति में। ठीक है ना, ये आपको याद करना है। अब जरा ध्यान देंगे कि भाई स्मृति वन है ये। ठीक है, समझिएगा, जैसे स्मृति वन जो है कंफ्यूज कर सकता है ना, तो मैं आपको एक नोट बताना चाहूंगा कि भैया दो बातें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। एक तो क्या? एक तो भैया जैसे स्मृति वन है, ऐसे ही एक नाम आता है आनंद वन का। किसका नाम आता है? आनंद वन का नाम आता है। और ऐसे ही एक नाम आता है आनंद भवन का। ठीक है, किसका? आनंद भवन का नाम आता है। ठीक है ना, आनंद भवन का, आनंद वन और आनंद भवन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत ना हो आपसे। आनंद वन क्या है और आनंद भवन क्या है? देखिए, आनंद वन पहली बात तो महाराष्ट्र में, ठीक है, कुष्ठ रोगियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए महाराष्ट्र में स्थित है। कुष्ठ रोगियों हेतु, ठीक है, बनाया गया आश्रम है। बनाया गया क्या है? आश्रम है। कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया गया आश्रम है। और ये बनाया किसने था पता है? ये बनाया था, आपको याद होगा, बाबा आमटे। किसके द्वारा बनाया गया था? बाबा आमटे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से इनको आधुनिक गांधी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक गांधी, अर्थात आज का गांधी इनको कहा जाता है। ठीक है, आनंद भवन की बात करें तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, क्या कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। और ये वो है जहाँ ये मोतीलाल नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू का घर है, समझ लीजिए, मोतीलाल नेहरू का घर। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का घर जिसे अब क्या बना दिया गया है? अब एक म्यूजियम में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है भैया, मोतीलाल नेहरू, ठीक है भैया, का घर है जिसे अब जो है क्या कर दिया गया है? मोतीलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, चलिए और देखिए, पहला 3D मुद्रित डाकघर, पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां प्रस्तावित है? ठीक है, तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां प्रस्तावित है? भारत का पहला
3D मुद्रित डाकघर की अगर हम बात करते हैं तो कहां प्रस्तावित है पता है? बेंगलोर में प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है? बेंगलोर में प्रस्तावित है। ठीक है। अच्छा, बेंगलोर से रिलेटेड हमने कुछ और चीजें भी बताई हैं आपको पहले भी, याद करिए। जैसे बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेड ऑफिस है, यहाँ पर इसरो का हेड ऑफिस है, यहाँ पर पहला मोबाइल डाटा एक्वेरियम है, यहाँ पर पहला मोबाइल डेटा एक्वेरियम है। यहीं पर हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्थापित की गई है, समझ रहे हो है ना। यहीं पर कॉफी बोर्ड है, ये इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं क्योंकि आईटी सेक्टर का हब है। कैंपेगौड़ा इसके संस्थापक हैं और इसी वजह से यहाँ पर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, तो फिर से नहीं लिखवा रहा हूं, केवल एक है ना मतलब फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं सुपर वासुकी मालगाड़ी की। ठीक है भैया, सुपर वासुकी ट्रेन की बात कर लेते हैं, है ना। शानदार है सुपर वासुकी ट्रेन। अब ये सुपर वासुकी ट्रेन क्या है? सुपर वासुकी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये है क्या भैया? सुपर वासुकी ट्रेन। सुपर वासुकी ट्रेन देख ली जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना इजी हो जाएगा। सुपर वासुकी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पहली बात तो ये देश की, भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे लंबी, ठीक है, देश की सबसे लंबी या बड़ी जो भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ठीक है भाई साहब, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। इसमें है क्या पता है? अब आप देखिएगा, मजा ही आ जाएगा। इसमें 6 इंजन हैं। कितने इंजन लगे थे? 6 इंजन लगे थे। ठीक है, और कितने बोगियां? 295 डिब्बे, है ना, 295 डिब्बे। और इस तरह से ये कुल मिलाकर कितनी हो गई? 3.5 किलोमीटर की। कितने? 3.5 किलोमीटर की। ठीक है भैया। किसने चलाई इसको? किसने चलाया इसको? तो इसको चलाया किसने? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको चलाया गया है। किसके द्वारा? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको चलाया गया। ठीक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा चलाया गया। ठीक, कहां से कहां तक? देखिए, इसको चलाया गया कोरबा। कोरबा तो आप जानते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ है। कोरबा कहां पर है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ से इसको चलाया गया। कहां तक के लिए चलाया गया? तो कोरबा छत्तीसगढ़ से चलाया गया राजनांदगांव। राजनांदगांव कहां पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक, नागपुर महाराष्ट्र। भाई साहब एकदम रिकॉर्ड। ठीक है, एकदम रिकॉर्ड। ठीक है ना। तो एकदम सीधा सीधा याद रखना है। क्या याद करना है भाई? कि भाई सुपर वासुकी ट्रेन क्या है? देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा चलाया गया। 6 इंजन लगे थे, 295 डिब्बे, 3.5 किलोमीटर। ठीक है, कहां से कहां तक? छत्तीसगढ़ के कोरबा से राजनांदगांव, नागपुर तक। ठीक है ना। चलिए चल आगे देखा जाए। अब इसी प्रकार से देखिएगा अनंगताल। क्या है भैया? अनंगताल। अनंगताल कुछ सुना सुना नाम आपको लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये अनंगताल कुछ सुना है, नहीं? अनंगताल अगर आपको सुना सुना लग रहा है तो मैं सोच रहा हूं, मैं आपको बताऊं कहां से, कैसे सुना सुना लग रहा होगा पता है? एक नोट देखिए, आपने अनंगताल नहीं, आपने अनंगपाल सुना है। क्या सुना होगा आपने? आपने अनंगपाल सुना होगा। और अनंगपाल कौन है? अनंगपाल आपने सुना होगा। अनंगपाल कौन है? अनंगपाल दिल्ली के संस्थापक थे। ठीक है, दिल्ली को किसने बसाया था? दिल्ली को बसाया था। तो दिल्ली को किसने बसाया था? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो दिल्ली को किसने बसाया था? दिल्ली को बसाया था अनंगपाल ने। तो ये वही वाला है। ठीक है, लेकिन अनंगताल क्या है? ठीक है, इसको हाल ही में क्या घोषित कर दिया गया है? हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। हाल ही में इसे क्या कर दिया गया है? हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। ठीक है भैया, तो बिल्कुल इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इसे क्या घोषित किया गया?
वही राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है ना। हालांकि जब दिल्ली को बसाया गया था, जब अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था, है ना, तब इसका मतलब पहला नाम क्या था, मतलब उस समय नाम क्या था इसका, तब उसका नाम था ढिल्ली। या तो कहीं कहीं पर ढिल्ली मिलता है और या तो कहीं कहीं पर ढिल्लिका मिलता है। क्या मिलता है? ढिल्लिका मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? ढिल्लिका नाम मिलता है, ठीक है ना। तो अनंगपाल, ठीक है, कौन है? दिल्ली के संस्थापक है। कौन है? दिल्ली के संस्थापक है, ठीक। ठीक, अब आइए जरा देखते हैं देश की पहली देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, ठीक है, कहां पर चलाई गई? तो ये चलाई गई पुणे में। कहां पर चलाई गई? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भैया देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत की पहली ऐसी बस जो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। किससे चलेगी? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस हाल ही में कहां लॉन्च की गई? तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली बस है वो हाल ही में पुणे में लॉन्च की गई है। और वैसे याद करिए कि ये शायद 2021 की बात है, 2021-22 की, जब एक चीज आई थी कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, याद है आपको? देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार आई थी। और हाइड्रोजन, जो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार आई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था टोयोटा मिराई। आपको याद होगा, टोयोटा मिराई, ठीक है। और इसको बकायदा लॉन्च किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था टोयोटा मिराई। ये सेल्फ चार्जेबल थी, ठीक है, सेल्फ चार्जेबल थी, ठीक है। क्या थी ये सेल्फ चार्जेबल थी, ठीक, सेल्फ चार्जेबल मतलब इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम लगा हुआ था कि ये अपने आप चार्ज होती है और अपने आप चलती है, ठीक है ना। तो ये थी भारत की पहली, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई, लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी, और नाम है टोयोटा मिराई। तो जाहिर सी बात है कि टोयोटा कंपनी ने इसको बनाया था, है ना। ठीक है, चलिए अब जरा बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश स्पेशल की। थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। सभी वाणिज्यिक वाहनों को, ठीक है, इमरजेंसी, आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश कई सारे मामलों में इधर पहला आया है, ठीक है। कॉमर्शियल वाहनों को, या यूं कह लीजिए वाणिज्यिक वाहनों को, वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य, समझ रहे बात को? सीधी बात। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य है। ये पहली बात याद करनी है आपको। दूसरी बात क्या याद करनी है? दूसरी बात देखिए, दूसरी बात याद करनी है, याद करिए, भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य, है ना, पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य ये भी है कि भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां 100%, इसका दूसरा मतलब यह है कि 100% एलपीजी कनेक्शन, ठीक है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य है। 100% एलपीजी कनेक्शन वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य, ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है भैया। तो ई कैबिनेट सिस्टम को लागू करने वाला ये पहला राज्य है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ई परिवहन प्रणाली, ठीक है, ई परिवहन प्रणाली को लागू करने वाला भी पहला राज्य है। ई परिवहन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य भी है। ई परिवहन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, ठीक है, ई परिवहन प्रणाली वाला पहला राज्य, ठीक है। तो ये भी है, ई परिवहन प्रणाली को लागू करने वाला भी ये पहला राज्य है।
ई परिवहन प्रणाली को भी लागू करने वाला पहला राज्य है। अगली बात तो बस वही है, शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर हैं, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कौन मुख्यमंत्री हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाले होते हैं ना, हाँ, ये जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाला मामला होता है, ये आप इकट्ठे याद करेंगे तो यादवाद नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। आप सोचिए कि एक ही दिन बैठूं और पूरा राज्यपाल जितने राज्यों के हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही दिन याद कर लूं, तो ये ना होने वाला है। ये थोड़े थोड़ा ही करके याद होता है, इसीलिए जैसे जैसे राज्य आते रहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता रहता हूं। तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहिए, ठीक है, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि भैया, है ना, करंट अफेयर्स के मामले में कि जिया जले जहाँ जले नैनो तले धुआं चले। शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, ठीक है। तो ये है भाई अपना हिमाचल प्रदेश। बाकी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल क्या किया था कि अपना राजकीय जीव किसे घोषित किया था? हिमाचल प्रदेश ने अपना, ना हिमाचल प्रदेश ने नहीं, चलिए, अच्छा वो अलग चीज है। ये लद्दाख था जिसने हिम तेंदुआ को अपना राज्य जीव घोषित किया था, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश वाला मामला है, ठीक है। आइए अगले पे चलते हैं। अब जरा देखते हैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नामसाई समझौता। क्या नाम है? नामसाई समझौता। आप इसको नामसाई समझौता भी कह सकते हैं या नामसाई घोषणा भी कह सकते हैं। नामसाई समझौता या नामसाई घोषणा, ठीक है, नामसाई समझौता या नामसाई घोषणा। अब ये नामसाई घोषणा है क्या? तो अगर हम नामसाई घोषणा की बात करते हैं तो भैया ये एक सीमा विवाद समझौता है। ये क्या है? ये एक सीमा विवाद समझौता है। क्या है ये सीमा विवाद समझौता है। सीमा विवाद समझौता है। किसके किसके बीच हुआ है ये सीमा विवाद समझौता? पूछा जाएगा ना कि हाल ही में नामसाई घोषणा चर्चा में रही। क्या पूछा जाएगा? हाल ही में नामसाई घोषणा चर्चा में रही, ये किन दो देशों के, किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद को सुलझाता है? तो याद रखेंगे कि भैया इसमें दो राज्य जो हैं, उसमें एक राज्य कौन सा है? एक तो भैया आपका असम है, ठीक है, एक तो आपका असम है, ठीक, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है? दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये एक सीमा विवाद समझौता है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में हुआ है। असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच में हुआ है। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइम, कौन है ये? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइम, ये कौन है? ये भैया यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य, ठीक है, त्रिविक्रम, कैवल्य त्रिविक्रम। तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब ये नए नए अपॉइंट हुए हैं, फरवरी 2023 में अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी फरवरी 2023 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम को नियुक्त किया गया है। कैवल्य त्रिविक्रम को नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम तो आप जानते ही होंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन मुख्यमंत्री हैं? तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनका भी जानना पड़ेगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ के राज्यपाल आपको याद ही होगा कि कौन है यहाँ के राज्यपाल भाई साहब, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है? यहाँ पर भी चेंज हुए हैं, गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करना है, गुलाब चंद कटारिया। बाकी मुख्यमंत्री तो आप सब जानते होंगे कि कौन है, वही अपने पुराने वाले हेमंत बिस्वा जी, ठीक है, हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो भाई ये जो आपका नामसाई घोषणा है, तो नामसाई घोषणा की वजह से, एक तो नामसाई घोषणा की वजह से ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, नामसाई घोषणा की वजह से ये इंपॉर्टेंट है ही है
टॉपिक ही। लेकिन अब इसकी वजह से असम और अरुणाचल प्रदेश का नाम आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करना है। चलिए, मुख्यमंत्री तो फिर भी पुराने वाले हैं, लेकिन राज्यपाल तो नए वाले हैं, क्योंकि फरवरी 2023 में, है ना, 13 राज्यों के राज्यपालों का तबादला हुआ है या नई नियुक्ति हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ। चलिए, अब हम बात करते हैं जरा अरीटा पट्टू की। अब ये क्या है? अरीटा पट्टी। अरीटा पट्टी कहां पर स्थित है? अरीटा पट्टी स्थित है मदुरई तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। क्या है नाम? अरीटा पट्टी। ठीक है, अरीटा पट्टी। ठीक है, ये है क्या? ये पहला, ये क्या है? ये भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, 35वां जैव विविधता, 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है, जिसको हाल ही में घोषित किया गया है। तो हाल ही में ये क्या बना है? भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है। 35वां जैव विविधता विरासत स्थल बना है। 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है और तमिलनाडु का पहला है। क्या है? तमिलनाडु का पहला है। तमिलनाडु का पहला। ठीक है, तो ये भी है कि तमिलनाडु का पहला है। ठीक है, तमिलनाडु का पहला है। तो वैसे पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश की बात करेंगे तो 35वां है, लेकिन तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है भैया, हाँ। अब एक समझिएगा, एक नोट है, नल्लूर इमली ग्रोव। ये क्या है? नल्लूर, बड़ा अजीब सा नाम लग रहा होगा, नल्लूर इमली ग्रोव। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। कहां पर स्थित है? ये स्थित है बेंगलोर में। ये क्या है? जाहिर सी बात है इसी से कुछ रिलेटेड होगा। तो ये जो है पहला है। ये क्या है? जैसे ये जैव विविधता विरासत स्थल है ना, ये जैव विविधता विरासत स्थल है, तो ये पहला है। ठीक है ना, ये क्या है? ये पहला है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है कि ये क्या है? ये पहला है। तो भारत का जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल था वो था नल्लूर इमली ग्रोव बेंगलोर, और जो 35वां हाल ही में बनाया गया है उसका नाम है अरीटा पट्टू मदुरई तमिलनाडु। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे सीधा सीधा तो आ ही सकता है कि हाल ही में 35वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया, वो आज जानते हैं। लेकिन यह है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अरीटा पट्टू कहाँ स्थित है या का संबंध किस राज्य से है, तो आप बताएंगे मदुरई से है या तमिलनाडु से, ऐसे बताएंगे। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जैव विविधता की अगर हम बात करें तो जैव विविधता का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी। क्या मतलब होता है? बायोडायवर्सिटी इसका मतलब होता है। और जब हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया बायोडायवर्सिटी जो शब्द है इसको एडवर्ड सुवेस ने सबसे पहले यूज किया था, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है भूमध्य रेखीय या विषुवतीय या यूं कह लीजिए कि जो इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। देशों के मामले में ब्राजील में, और भारत में पश्चिमी घाट या केरल का शांत वैली, शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अब जरा बात कर लेते हैं संगरूर पंजाब की। किसकी बात कर लेते हैं? संगरूर पंजाब, है ना। पंजाब का एक, पंजाब के संगरूर में, संगरूर पंजाब, संगरूर पंजाब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया? संगरूर पंजाब में क्या स्थापित किया गया है? ठीक है, यहां पर स्थापित किया गया है एशिया का, कहां का? पूरे एशिया का, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट। एशिया का सबसे बड़ा क्या? एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट यहीं स्थापित किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा भैया? इससे होगा क्या? दरअसल में किसके द्वारा स्थापित किया गया है तो कहेंगे वर्वियो एजी। वर्वियो एजी नाम की एक कंपनी है, वर्वियो एजी। ठीक, ये क्या है? जर्मन कंपनी है ना, एक जर्मन कंपनी है। ठीक है, तो एक जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, एक जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी, जी हाँ, जर्मनी वही जहां की चांसलर इस समय ओलफ स्कोल्ज हैं,
ठीक है, जहां जर्मनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में एंजेला मर्केल को मिला था, ठीक है। तो उसी जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्वियो एजी, है ना, क्या नाम है इसका, इसका नाम है वर्वियो एजी। तो वर्वियो एजी जो है ना, वर्वियो एजी एक जर्मनी की कंपनी है, उसी ने। अच्छा, अब इससे होगा क्या, पराली की समस्या से मिलेगी निजात। पराली आप जानते हैं, पराली क्या होता है भैया, पराली की समस्या से मिलेगी निजात, ठीक है। तो इसके लगने से पराली की समस्या से निजात मिलेगी, पराली की समस्या से मिलेगी निजात, पराली की समस्या से मिलेगी निजात। होता क्या है पराली, देखिए पराली क्या होता है समझेंगे। पराली की अगर हम बात करते हैं तो दरअसल में जैसे जो गेहूं वगैरह काटा जाता है, तो गेहूं जैसे काटते हैं ना, तो गेहूं जब काटते हैं तो गेहूं भाई ऊपर, जैसे क्या होता है, सपोज करिए कि ये बाल है, ठीक है, तो ये केवल ऊपर का ही हिस्सा, इतने से ही तो मतलब है, यही तो गेहूं है, ठीक है, मतलब ये ऊपर ही गेहूं होता है, बाकी तो पूरा डंठल होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई उसी को कह रहे हैं पराली, उसी को क्या कह रहे हैं, पराली कह रहे हैं। तो क्या होता है कि हम ये जानते हैं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर, पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली हर साल जलाई जाती है। और चूंकि पंजाब में बड़े पैमाने पर हर साल पराली जलाई जाती है, और इस पराली के जलाने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो उसी पराली की समस्या से निजात मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये जो आपका क्या है, ये जो बायो एनर्जी प्लांट है, पराली को इसी में क्या किया जाएगा, इसी में डाला जाएगा, और इससे क्या बनेगी, सीएनजी प्रोड्यूस की जाएगी। मतलब पराली से क्या बनाया जाएगा, पराली से सीएनजी बनाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्लांट में होगा क्या, इस प्लांट में यही होगा कि पराली से सीएनजी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, पराली से सीएनजी बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सीएनजी बनाना तो बहुत अच्छी बात है भाई, सीएनजी की तो बहुत जरूरत भी है, ठीक है। तो पराली से क्या बनाई जाएगी, सीएनजी बनाई जाएगी, ठीक है, पराली से सीएनजी बनाई जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा जानते रहें, इंपॉर्टेंट तो है ही, आप जानते ही हैं, ठीक है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और, ये जरा देख लेते हैं, इसको भी देख लीजिए। ये क्या है, ये है भारत का नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, भारत का पहला नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट। तो भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। क्या जारी की गई है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, ठीक है। ये जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट है, इसको भारत के महापंजीयक द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, भारत के महापंजीयक के द्वारा जारी किया गया है। और अगर महापंजीयक की बात करते हैं तो 1961 में महापंजीयक पद बनाया गया था गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। वैसे 1961 में ही अगर आप याद करिए तो 1961 में ही जनगणना विभाग भी बनाया गया था, गृह मंत्रालय के अधीन ही। तो 1961 में ही जनगणना विभाग भी बना था, 1961 में ही जनगणना विभाग भी बना था। 1961 में ही भारत का महापंजीयक की नियुक्ति भी हुई थी, और महापंजीयक जो पद बना 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसी के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में, यह हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, और इस रिपोर्ट में, ठीक है, ये रिपोर्ट शायद सितंबर 2022 में जारी हुई है। मतलब यह है कि मुश्किल से 7-8 महीने पुरानी रिपोर्ट है, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, या तो ऐसे कहेगा कि हाल ही में भारत के महापंजीयक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, या तो कहेगा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आप देख सकते हैं जन्म के समय उच्च लिंगानुपात, ये रिपोर्ट आई है। तो जन्म के समय उच्च लिंगानुपात में लद्दाख पहले नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, और अंडमान निकोबार तीसरी पोजीशन पर है, ठीक है ना। वैसे तो आप जानते हैं कि देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है भाई, चाहे आप लिंगानुपात की बात करें, अगर देखेंगे आप लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, केरला में है। हालांकि सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो वो 2011 की जनगणना के आधार पर है। तो 2011 की जो जनगणना है वो अपनी जगह है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना का जो डाटा है वो अपनी जगह है। ये नया डाटा है जो कि अभी 7-8 महीने पहले जारी हुआ है। तो इसके आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आप ये चीज देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अगर मान लीजिए सपोज पूछते ही है कि 2011 की जनगणना, 2000 पहली बात तो जनगणना में जन्म के समय का लिंगानुपात नहीं बताया जाता,
जनगणना में दो ही तरह का लिंगानुपात बताया जाता है, एक औसत लिंगानुपात और दूसरा शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना में आप शिशु लिंगानुपात को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है, यहां जन्म के समय उच्च लिंगानुपात में लद्दाख है, ठीक है ना। अच्छा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, केरल, ठीक है। और आप यहां अंदाजा लगाइए कि केरल का वैसे लिंगानुपात कितना है, ये डाटा क्यों जारी किया जाता है और ये डाटा जानना क्यों हमारे आपके लिए जरूरी है। देश के लिए इन डाटास की जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि अगर आप केरल में औसत लिंगानुपात देखेंगे तो 1084 है, यही है ना। 2011 की जनगणना में केरल का लिंगानुपात कितना था, 2011 की जनगणना में केरल का जो लिंगानुपात था वो 1084 था, ठीक है। और अभी जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, 969 है, मतलब 100 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये डाटा क्या बताता है, ये डाटा ये बताता है कि केरल में लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई है, केरल में लिंगानुपात में तेजी से गिरावट आई है। और यह इस ओर इशारा करता है कि 2021 की जनगणना का रिपोर्ट जब आएगा तो हम ये शायद देख रहे हो, हम शायद ये देख रहे हो कि पता चलेगा कि केरल जो है सर्वाधिक लिंगानुपात में अपनी ताजपोशी खो चुका होगा और वो पहला या सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, तो भाई आंकड़े सामने हैं कि 2011 में 1084 था और अभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना। चलो, और न्यूनतम की बात करें तो मणिपुर है, हरियाणा नहीं। हरियाणा में देखिए कितना सुधार हुआ है, हरियाणा में सुधार हुआ है, मतलब जहां कम था वहां सुधार हुआ है, ठीक है ना। तो वही चीज है कि जहां पर ज्यादा था वहां जो है लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गया। हरियाणा में कम था, लोगों ने ध्यान दिया, वहां बेहतर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा कि जन्म के समय की बात करते हैं तो भैया मणिपुर है ना में सबसे कम है और लद्दाख में सबसे ज्यादा है, क्या, लिंगानुपात, ठीक है। आइए जरा हम अब बात कर लेते हैं एक आईएनएस विक्रांत की। किसकी बात कर लेते हैं, आईएनएस विक्रांत की बात करेंगे, आईएनएस विक्रांत। और अगर आप आईएनएस विक्रांत को देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह भी आपको बता दें कि जो आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत जो है ना, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है IAC-1, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, या यूं कह लीजिए कि मूल नाम तो IAC-1, ठीक है। IAC-1 इसका नाम है, तो बिल्कुल याद रखना है IAC-1। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, अब आप कहेंगे सर जी, है ना, आप सोच सकते हैं कि पता नहीं करंट अफेयर्स का है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में, ठीक है, सितंबर 2022 में नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया। तो हो गया करंट अफेयर का, नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया, ठीक है, नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया, ठीक है ना, नौसैनिक बेड़े में शामिल हुआ, ठीक है ना। अच्छा, तो इसे क्या कहा जा रहा है, इसे और क्या कहा जा रहा है, इसे चलता फिरता नौसैनिक अड्डा कहा जा रहा है। इसे क्या कहा जा रहा है, इसे चलता फिरता, कोई इसे कह रहा है कि चलता फिरता नौसैनिक अड्डा है, कोई कह रहा है चलता फिरता शहर है, ठीक है। तो इसे चलता फिरता नौसैनिक अड्डा, नौसैनिक अड्डा कहा जा रहा है, ठीक है, अड्डा कहा जा रहा है। कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे कहा गया, कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये है क्या, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, क्या है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। हाँ, स्वदेशी विमान वाहक पोत। उत्तर प्रदेश का डाटा उपलब्ध नहीं है भैया आदित्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश का डाटा इस वाली रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सहित 3-4 ऐसे राज्य हैं जिनके डाटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो आईएनएस विक्रांत के बारे में और देखते हैं भैया, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है आईएनएस विक्रांत का, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विजयी और वीर, ठीक है। अर्थ क्या है, आईएनएस विक्रांत का मतलब हो सकता है विजयी, विजयी हो सकता है, विजयी और वीर, ठीक है। तो विजयी भी हो सकता है, वीर भी हो सकता है, विजयी और वीर, ठीक है। कितनी लागत से बना है, तो इसकी लागत की अगर हम बात करते हैं तो इसका लागत है 23,000 करोड़,
लागत भी थोड़ी बड़ी थोड़ा ना, 23,000 करोड़, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बात है, 23,000 करोड़, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 30 विमान के संचालन की क्षमता है। अच्छा, ये होता क्या है पता है, ये होता ये जैसे अगर हम INS विक्रांत की बात करें तो आप देखेंगे कभी आपने मूवीज में या फिर न्यूज चैनल्स पर या कैसे भी हो सकता है, या तो फिर आप कभी मुंबई वगैरह गए हो, ठीक है, या चेन्नई वगैरह गए हो, ठीक है, तो आप देखेंगे समंदर के किनारे खड़े होंगे तो समंदर में आपको बहुत बड़े बड़े जहाज दिखते हैं, ठीक है, लेकिन आपने शायद ऐसा ये तो नहीं देखा होगा ऐसा कोई जहाज। तो समंदर में आप समझिए बहुत बड़ा जहाज, समंदर में ये खड़ा इतना बड़ा जहाज है कि आपको मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, यू कांट इमेजिन कि ये कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब आपको ये लगेगा कि इसको जहाज क्यों कहते हैं, इसको शहर क्यों नहीं घोषित कर देते, ठीक है, इसको शहर क्यों नहीं घोषित कर देते, आपको ऐसा लगेगा। और इसके बड़े होने का अंदाजा आप इससे लगाइए कि 30 विमान, जी हाँ दोस्तों, तो 30 विमान के संचालन की क्षमता है। मतलब समझ रहे हैं, 30 विमान के संचालन की क्षमता, इसका मतलब यह है कि 30 विमान इस पर क्या कर सकते हैं, 30 विमान जो है इस पर लैंड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, टेक ऑफ कर सकते हैं। 30 विमान, लड़ाकू विमान, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइटर जेट, 30 विमान के संचालन की क्षमता है। कितनी क्षमता है, 30 विमान के संचालन की क्षमता है इसकी, ठीक है, 30 विमान के संचालन की क्षमता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो चूंकि खूब पूछा जाता है ना, मोदी जी ने इसको क्या कहा है, समंदर में तैरता हुआ शहर, ठीक है, मोदी जी ने इसको क्या कहा है, समंदर में तैरता हुआ एक शहर कहा है। समुंदर में है ना, समंदर में तैरता हुआ एक शहर, ठीक है, समंदर में तैरता हुआ एक शहर कहा जा रहा है इसे, ठीक है, समंदर में तैरता हुआ एक शहर, ठीक है। ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये हमारा एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मतलब विमान वाहक पोत की बात कर रहे हैं, और ये सीधा सीधा ये है कि अगर आप देखिए स्वदेशी विमान वाहक पोत है तो जाहिर सी बात है कि भारत में ही बना होगा, और अगर स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत में ही बना है, ठीक है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है भारत में ही बना है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये भी होगा कि भाई इसके पहले भी कोई ना कोई विमान वाहक पोत रहा होगा। तो इसके पहले कौन से विमान वाहक पोत रहे हैं, आइए जरा उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम विमान वाहक पोत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विमान वाहक पोत की बात करते हैं, तो विमान वाहक पोत में अगर आप देखेंगे तो पहला कौन सा भाई, तो भारत का जो पहला विमान वाहक पोत था उसका नाम था क्या, हाँ, इसका भी नाम INS विक्रांत है, उसका भी नाम INS विक्रांत था, ठीक है, इसका भी नाम INS विक्रांत है, और जो भारत का पहला विमान वाहक पोत था उसका भी नाम INS विक्रांत ही था, ठीक है। तो भारत का जो पहला विमान वाहक पोत था उसका भी नाम INS विक्रांत ही था, और वो हमने किससे खरीदा था, यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। किससे खरीदा था, यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत का जो ओवरऑल पहला विमान वाहक पोत था INS विक्रांत, वो हमने यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था। अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य कौन से विमान वाहक पोत हमारे पास रहे, तो एक रहा INS विराट, ये भी हमने यूनाइटेड किंगडम से ही खरीदा था, INS विराट, ठीक है, और एक अभी वर्तमान में है, रूस से हमने खरीदा है, और उसका नाम मैंने नहीं खरीदा है, देश ने खरीदा है, मेरे पास इतना पैसा थोड़ा ना है, ठीक है, हाँ, आपको लगे गुरुजी एक हमको भी दिला दो, ठीक है, हाँ, तो INS विक्रमादित्य, ठीक है, हाँ, INS विक्रमादित्य। अब ये ना सोचना नौकरी लग जाएगी तो लूंगा, इतना पैसा थोड़ा ना मिलेगा नौकरी में ले लोगे, INS विक्रमादित्य, ठीक है, INS विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये भी यूके से खरीदा था, दूसरे से ही खरीदते आए हम लोग, ठीक है, हाँ, वो दूसरे से ही खरीदते आए हैं। और ये वाला किससे खरीदा था, रसिया से खरीदा था, किससे खरीदा था, रसिया से खरीदा था, ठीक है, रसिया से अर्थात रूस से खरीदा था। तो ये विमान वाहक पोत जरा है ना याद करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास, अब भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हो गए, ठीक है भैया, हाँ, अब जो है भारत के पास 2 विमान वाहक पोत है, ठीक है, अब भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हो गए। एक ये अभी जो है एक्टिव है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये एक्टिव है अभी, ठीक है,
ये जो INS विक्रमादित्य है ये अभी एक्टिव है, और दूसरा आ गया अपने पास कौन सा, दूसरा आ गया INS विक्रांत। जानते हैं भारत के लिए सबसे मजे की बात यह है कि भारत के पास 2 विमान वाहक पोत है और हमारे पड़ोसी के पास एको नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब पाकिस्तान, यही तो सुनना चाहते हैं देशवासी कि पाकिस्तान के पास कुछ है कि नहीं है, ठीक है। अपन लोग ये नहीं सुनना चाहते कि बाकी बड़े देश, अमेरिका के पास 13 है ये भी बता दें, ठीक है। हाँ तो एकदम बिल्कुल ठीक है। तो खैर बढ़िया चीज है, एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। किसने बनाया है ये भी तो जानो, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। किसने बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है ना। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो भारत में बना है तो जाहिर सी बात है कि किसी ने तो बनाई होगा, ठीक है। और तो और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है पता है, एक नया प्रस्तावित है और उसका नाम सुनकर आपको मजा आ जाएगा, आप भी कहेंगे गुरुजी बस यही वाला आप खरीद लो। नया प्रस्तावित है मतलब अपने पास एक है INS विक्रमादित्य, एक और ले आए INS विक्रांत, और नया जो प्रस्तावित है कसम से उसका नाम सुनकर आप उछल ना पड़े तो कहिएगा, है एकदम बिल्कुल बैठे बैठे हो तो एकदम रस्सी वस्सी से बांध लीजिए अपने आप को, क्योंकि नया जो प्रस्तावित है उसका नाम कौन से सुनहरे अक्षरों में लिखूं, INS तो रहेगा ही, तो जो नया प्रस्तावित विमान वाहक पोत है उसका नाम है INS विशाल। उछले कि नहीं उछले, क्या नाम है उसका, INS विशाल, ठीक है। हाँ तो अब आया मजा। तो बस इसी खुशी के साथ आज का यह सेशन तो है समाप्त करते हैं। मुझे ना थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा खुशी है कि मेरे नाम पर एक विमान वाहक पोत बन रहा है, ठीक है, INS विशाल। तो पेपर में चाइना के पास भी है, अब चाइना के पास देखना पड़ेगा, है ना, किसी दिन एक दिन टिकट कटा के चाइना जाते हैं, देखते हैं उसके पास कितने विमान वाहक पोत है ना, या तो मोदी जी से फोन करके पूछेंगे भैया बताओ उसके पास कितने हैं। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है एक है, ठीक है। तो चाइना के पास एक है, अपने पास 2 है, ठीक है, और एक और बन रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अपना रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और फिर जल्दी ही मिलेंगे, है ना। हाँ आप INS विक्रांत, इसको जाहिर सी बात है, आप जाहिर सी बात है कि इसको INS विक्रांत 2.0 ही आप कहेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल भारत का पहला था वो INS विक्रांत था, तो आप इसको 2.0 कह सकते हैं।